नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो आतंकवाद और देश की सुरक्षा से जुड़ा है। मुद्दा बालाकोट एयर स्ट्राइक का है। बालाकोट एयर स्ट्राइक को 3 साल पूरे हो गए। 26 फरवरी 2019 को तड़के भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया था, जिसमें बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए। दरअसल इस कार्रवाई के जरिए भारत ने 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर किए गए आतंकी हमले का बदला लिया था। पर भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए यह संदेश दिया था कि भारत जरूरत पड़ने पर देश के दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारने से भी नहीं चूकेगा। आज जब बालाकोट एयर स्ट्राइक की तीसरी वर्षगांठ है, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद आतंकवाद की घटनाओं में कितनी कमी आई। पाकिस्तान और आतंकी संगठनों को क्या सबक मिला या सबक लिया। बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए भारत की वायुसेना और वीर जवानों का जो पराक्रम सामने आया, उसके क्या मायने थे और उसका क्या असर हुआ है। इसलिए मुद्दा आपका में बालाकोट एयर स्ट्राइक से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डीएस हुड्डा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, जो जीओसी हैं इन सी। उनसे भी हम बात करेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो हैं हुड्डा साहब, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2014 के बाद जिस तरह का पराक्रम भारतीय सेना ने दिखाया है, उसे पूरी दुनिया ने देखा है। हमारे साथ सेवानिवृत्त एयर मार्शल अनिल खोसला जी भी जुड़े हैं, जो पूर्व वायुसेना प्रमुख हैं। उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से भारतीय वायुसेना ने बालाकोट को अंजाम दिया और उसका क्या असर हुआ। सेवानिवृत्त मेजर जनरल ध्रुव कटोच जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, जो निदेशक हैं इंडिया फाउंडेशन के। ध्रुव कटोच जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। मैं उनसे भी समझने की कोशिश करूंगा कि रक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, आतंकवाद की दृष्टि से क्या इसका असर हुआ। लेकिन शुरुआत हुड्डा साहब मैं आपसे करूंगा। आज बालाकोट एयर स्ट्राइक की वर्षगांठ है, क्या असर हुआ इसका? क्या आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई? क्या आतंकवाद पर अंकुश लगा? आप कैसे देखते हैं इसको? तो मनोज, जैसा आपने सवाल पूछा कि क्या आतंकवाद की घटनाएं कम हुई हैं जी, तो उसका तो क्लियर डेटा है हमारे पास। और हमें मालूम है कि जो पुलवामा में सीआरपीएफ के कॉन्वॉय के ऊपर हमला हुआ था, एक बहुत बड़ा हमला था। उसके बाद इस तरह का कोई मेजर टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ है जी, और जो टेररिस्ट एक्टिविटीज, वायलेंस है जम्मू कश्मीर में, वो भी हमने देखा है। इन्फिल्ट्रेशन जो है वो कम हो गया है। जी, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट और इफेक्ट तो हुआ है। जी, देखिए, जब इस तरह की घटनाएं होती है और जिस तरह की बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, उसका मुद्दा है एक बड़ा ठोस मैसेज भेजना जी, पाकिस्तान को कि आपके इलाके से जो आतंकवादी एक्शन होते हैं इंडिया के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, ये इंडिया को एक्सेप्टेबल नहीं है। और हम सिर्फ डिफेंसिव एटीट्यूड, पैसिव एटीट्यूड से काम नहीं करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जो हमारा मिलिट्री पावर है, मिलिट्री फोर्स है, उसका क्रॉस बॉर्डर इस्तेमाल किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा एक मैसेज गया था पाकिस्तान को कि अगर आप टेररिस्ट एक्टिविटीज कंटिन्यू करेंगे तो इस तरह का जवाब हम दे सकते हैं। जी। अनिल खोसला जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? क्योंकि बालाकोट एयर स्ट्राइक का संदेश पूरी दुनिया ने देखा। उसमें जो भारतीय वायुसेना ने पराक्रम दिखाया, उससे आज भी पाकिस्तान कांपता है। आतंकवादी संगठनों को सबक मिला है। आप कैसे देखते हैं? जैसे कि जनरल हुड्डा ने कहा कि मैसेज जो गया था वो बड़ा क्लियर था। तो जो मैसेज था वो आतंकवादियों की तरफ था, जो आतंकवादियों को श्रेय देते हैं उनकी तरफ था, और जो उस देश के नॉर्मल नागरिक की तरफ नहीं था। तो जो पूरा जो प्लानिंग की गई थी, जो पूरा कैंपेन की गई थी, वो ये मैसेज देती थी कि जैसे जनरल हुड्डा साहब ने बोला कि हमारी जो पेशेंस है वो अब ख़त्म हो रही है, नंबर एक। नंबर दूसरा जो है, आपका जो कॉस्ट ऑफ अगर आप ऐसी हरकतें करते रहेंगे तो वो बढ़ जाएगा। और तीसरा जो है कि जो न्यूक्लियर ब्लफ था वो कॉल ऑफ हो गया कि हाँ भाई, न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग करके कि हाँ भाई हमारे पास न्यूक्लियर वो है, उसके उसमें
टेररिज्म को बढ़ावा देना, जी तो वो उद्देश्य। दूसरी मेन चीज ये है कि इसमें जो एयरफोर्स का यूज हुआ था, एयर पार का, जी वो पहली बार हुआ। जो ऐसा होता है कि जो बाकी जगह पर एयरफोर्स का यूज होता रहता है, लेकिन जब ग्राउंड फोर्सेस यूज करते हैं तो वो एस्केलेटरी माना जाता है, इन्वेजन माना जाता है। तो हमारे यहाँ एयर पार यूज को एस्केलेटरी माना जाता था। तो इसमें के बाद ये प्रूव हो गया कि हाँ भाई, एस्केलेशन कंट्रोल हो सकता है। अगर एयर पार यूज करते भी हैं तो शॉक एंड ऑ इफेक्ट काफी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सीधी एस्केलेशन हो जाएगी और लड़ाई लग जाएगी। उसका कंट्रोल हो सकता है। तो ये मुद्दा भी प्रूव हो सका इस घटना के बाद। जी और एयर पार का जो यूज हुआ, वो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया और रिजॉल्व दिखाया कि यहाँ पे हम जो अब हमारी नेशनल पार है, हम उसको यूज करेंगे। जो भी हमारे पास है, वो सब कुछ हम यूज कर सकते हैं और करेंगे आगे भी। जी बिल्कुल। ध्रुव कटोच साहब, आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, क्योंकि 3 साल में क्या कुछ बदला है? क्या सबक पाकिस्तान ने लिया? क्या आतंकवादी घटनाओं पे अंकुश लगा? और जिस तरह से बात अभी अनिल जी कह रहे थे कि एक जिस तरह से मुद्दा पाकिस्तान बनाता था कि हम परमाणु शक्ति हैं, हर बार उस बात को मुद्दा बनाया जाता था, उस हिचक को तोड़ते हुए भारत ने भीतर घुसकर आतंकवादी अड्डों को नष्ट किया। देखिए, मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी था पाकिस्तान को एक तरफ से स्ट्रेटेजिक मैसेज देने का, जी क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से उनकी जो पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप दोनों में एक इस प्रकार का ख्याल आ गया था, क्योंकि हमारे पास परमाणु हथियार हैं, तो भारत कभी भी इस प्रकार की हरकत नहीं कर सकता। जी और क्योंकि भारत एक कन्वेंशनल अटैक नहीं कर सकता है, इसीलिए हम अपने टेररिज्म जो टेररिज्म के रास्ते पे चले हैं, वो हम करते रहेंगे। तब जाके जो पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और दूसरी बार बालाकोट में एक एयर स्ट्राइक हुआ, और इससे ये जो छत्र छाया ले रही थी पाकिस्तान की पॉलिटिकल और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, वो टूट गई। एक तरफ से कहते हैं वो ग्लास सीलिंग जिसको कहते हैं जी, वो ग्लास सीलिंग टूट गई। अब जाके, और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज चला गया है। क्यों? अगर भारत समझता है कि हमको किसी भी टेररिस्ट ग्रुप से खतरा है, तब हम वो टेररिस्ट ग्रुप कहीं भी पाकिस्तान में छुपा हुआ हो, ये भारत का हक बनता है कि हम उसको वहां पर जाके खत्म कर दें। जी तो ये मैसेजिंग जो मैं समझता हूँ, ये एक इतनी इंपॉर्टेंट मैसेजिंग, जो पॉलिटिकल मैसेजिंग थी, जो पाकिस्तान अभी तक भी इसका जवाब नहीं ढूंढ सका है अभी तक। जी इसके साथ ही क्या हुआ है कि जब 370 हट गई, तो ये दोनों विषयों को मुझे लगता है एक साथ देखने की आवश्यकता है। कैसे? इसमें क्या हुआ है कि जो पाकिस्तान जिस प्रकार से पॉलिटिकल लिंकेजेस होते थे JNK में, वो टूट गई, और अब भारत को कोई झिझक भी नहीं है हम आगे हमला करने की। तो जो पाकिस्तान जिस प्रकार से छेड़खानी जम्मू एंड कश्मीर में पहले करना चाहता था, अब 370 हट गया है, और भारत ने पूरी दुनिया को कह दिया है कि हम स्ट्राइक कर सकते हैं, और पूरी दुनिया ने इसको मान्यता दे दी है। ये मान गई है पूरी दुनिया। आपने देखा होगा जब बालाकोट की स्ट्राइक के बाद कोई भी ऐसा मेजर पावर नहीं था जिसने भारत का विरोध किया। तो ये भी एक तरफ से एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है कि जो भारत का जो स्टैंड जो लिया गया है कि ये डिफेंसिव मेजर है, और ये हमारा हक बनता है अपने देश की रक्षा और सुरक्षा करने के लिए, ये कर सकते हैं। जी हुड्डा साहब, 14 से पहले भी भारतीय सेना ने कई बार अपना पराक्रम दिखाया है, सीमा पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया है 14 से पहले भी। लेकिन अगर मैं 14 के बाद की बात करूं, तो एक मुझे ऐसा लगता है, यह मेरा अपना निजी सोच हो सकती है, कि एक हिचक टूटी है, जिसकी तरफ ध्रुव कटोच साहब भी इशारा कर रहे हैं, अनिल जी ने भी इशारा किया कि जिस तरह से पाकिस्तान कहता था हम न्यूक्लियर पावर हैं और भारत इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकता, क्या वो हिचक टूटी है? क्या अब पाकिस्तान सहमा है? हाँ, तो मतलब बिल्कुल आपने जो बोला वो ठीक है कि जो मैसेजिंग हमने दी है जी, और जो हमने थोड़ा बताया है कि यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स से हम पीछे नहीं हटेंगे। तो जैसा आप बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इंडियन आर्मी 2014 से पहले कुछ नहीं करती थी, जी, लेकिन जो पॉलिटिकल ओनरशिप होता है
जी और बताना कि देखिए हम ये कर रहे हैं, और ओपनली बताना, इसमें जो मैसेज आता है वो एक बहुत स्ट्रांग मैसेज आता है। जी आप कुछ करें लेकिन उसके बारे में बात नहीं करें तो अलग मैसेज आएगा। अगर आप करेंगे और अपनी पॉलिटिकल विल दिखाएंगे तो उसमें अलग मैसेज आता है। जी तो इसमें कोई शक नहीं है। मतलब लोग मुझसे पूछते हैं कि 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और पहले जो कुछ क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन हुए थे उसमें जी क्या फर्क है। जी तो एक बड़ा फर्क तो यही है कि जो गवर्नमेंट है उसने उसको ओन अप किया, उसने कहा कि हाँ हमने किया है ये। और यही अपने में एक बहुत बड़ा और एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है। जी और उसके बाद जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ तो ये मैसेज और रीइंफोर्स हुआ। जैसा एयर मार्शल खोसला ने बोला कि एयर पावर का इस्तेमाल 1971 के बाद हमने कभी नहीं किया था, जी और वो भी पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में नहीं, हमने पाकिस्तान में हमला किया था। तो इस तरह के जो एक्शन होते हैं, स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग, ये एक देश का क्या इंटेंट है और क्या कैपेबिलिटी है और किस तरह से वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाती है, वो सब दिखाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल हुड्डा साहब, देश का जो नेतृत्व होता है, जो सरकार फैसला लेती है और जिसके फैसले पे सेना कार्रवाई करती है, कदम उठाती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक पहलू रहता है। लेकिन अनिल खोसला जी, अगर मैं, क्योंकि भारतीय वायुसेना के पराक्रम को पूरी दुनिया ने देखा, इसका कुछ आप हमें, क्या उपलब्धि रही इसकी और किस तरह से इसका संदेश गया है? क्योंकि आज जिस तरह की हलचल दुनिया में मची हुई है, उसमें हम भारतीय वायुसेना के इस पराक्रम को कैसे याद करें? क्या उसकी मैसेजिंग है, क्या संदेश है उसका? मैसेज संदेश तो मैं पहले भी जी बोल चुका हूँ कि हाँ भाई, हमारी पेशेंस खत्म हो गई और हम यूज करेंगे जो भी हमारा मीन्स है। और उसका इफेक्ट भी अच्छा ही हुआ है कि अ, संदेश जो है पूरी तरह से उनको समझ में आ गया है कि हाँ भाई, अब भारत चुप रहने वाला नहीं है। और अगर ऐसा दोबारा करते हैं तो दोबारा कुछ और भी इस ये या इससे बढ़कर भी कुछ कार्रवाई हो सकती है। तो ये जो है ये बिल्कुल अच्छी तरह से उनके पास चला गया है। और जो यूज़ है एयर पार का, वो अभी अब क्या है कि मतलब आगे भी अगर कुछ ऐसा होता है या ओकेज़न आती है तो एयर पार यूज़ होगा। ये बहुत बड़ी चेंज जो है, पैराडाइम शिफ्ट है जो डिफेंस पॉलिसी में आई है ये। जी अनिल जी, अगर मैं भारतीय वायुसेना की शक्ति की बात करूं, क्योंकि काफी बड़ा एक बदलाव देखने को हमें मिला है। अच्छे फाइटर प्लेन्स हमारे पास इस समय हैं और पाकिस्तान ने जिस तरह बालाकोट के समय F-16 का इस्तेमाल किया और हमारे जवानों ने जिस तरह से उसका जवाब दिया, उसको लेकर आप कुछ हमसे शेयर करेंगे? आज जो हमारी पावर है भारतीय वायुसेना की, जो शक्ति है हमारी। जी हाँ। तो ऐसा है कि जो देश का जो नेशनल पावर है, उसमें मिलिट्री पावर का बहुत बड़ा पोर्शन मिलिट्री पावर में आता है। जी और जो ये मिलिट्री पावर है, ये सिर्फ एक कंट्री के अगेंस्ट नहीं है। जी ये जो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है जो युद्ध लड़ने की, ये डिपेंड करती है कई कई चीज़ों पे। और इसको कहते हैं डिटरेंस पावर। सो डिटरेंस पावर में ऐसा है कि हाँ भाई, अगर आप शक्तिशाली हैं, तो जो आपके एडवर्सरी हैं वो 5 बार सोचेंगे आपसे कुछ हरकत करने से पहले। जी और आप अगर डिटरेंस वैल्यू आपकी हाई है मिलिट्री की, तो आप कंसंट्रेट कर सकते हैं अपने डेवलपमेंट पे, अपने ग्रोथ पे, अपने और इकोनॉमिक वेलबींग पे, आप अदर मुद्दों पे। उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि डिटरेंस वैल्यू हाई रहे। और ये जो बढ़ाव हो रहा है हमारे कैपेसिटी और कैपेबिलिटी में, जैसे मैंने बोला कि इसमें कई फैक्टर्स आते हैं कि आपके एडवर्सरी कौन है, आपके एडवर्सरी की कैपेबिलिटी क्या है और आपके एडवर्सरी का एटीट्यूड क्या है। तो इन सबको मद्दे रखते हुए आप डिसाइड करते हैं कि हमको इतनी कैपेबिलिटी चाहिए। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये। और ऐसा नहीं है कि बालाकोट से ही ये लेसन आया है। इट्स अ कंटिन्यूअस जो है ये रिव्यू होता रहता है। जी और हमारी जो न्यू इंडक्शंस आई हैं उससे हमारी कैपेबिलिटी में काफ़ी बढ़ाव आया है। और पिछले 3-4 साल में काफ़ी न्यू इंडक्शंस आए हैं, रफाल आए हैं, अपाचे आए हैं, जी C-17 आए हैं, C-130 आए हैं, अभी S-400 आ रहा है, चिनूक्स आए हैं।
तो काफी बढ़ाव आ रहा है। ये ऐसा नहीं है कि बालाकोट के बाद ही ये आए हैं, जी इनका इंडक्शन अभी हुआ है, लेकिन इनका जो प्रोसेस है इंडक्शन का वो सब पहले शुरू हो चुका था। पहले से सो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है आपका जी डिफेंस बिल्कुल वैल्यू को बढ़ाने का और कैपेबिलिटी बढ़ाने का। जी हाँ बिल्कुल। और भारतीय सेना या भारत का कभी भी ये मकसद भी नहीं रहा है कि किसी देश को हम डराएं धमकाएं, लेकिन एक साफ संदेश बालाकोट से ये जरूर है कि अगर कोई भारत की एकता अखंडता को चुनौती देगा तो भारत घुस के भी मारना घर में जानता है। लेकिन मैं ध्रुव कटोच साहब आपसे ये समझना चाहता हूं कि एक तरफ F-16 था उस समय और दूसरी तरफ मिग, और अभिनंदन जी ने जिस तरह का पराक्रम दिखाया, जो पायलट अभिनंदन जी थे, और बाद में उसको जिस तरह से पाकिस्तान ने सासम्मान वापस हमको दिया और पूरे देश ने उनका स्वागत किया, इसको आप कैसे देखते हैं कूटनीतिक लिहाज से भी? क्योंकि बालाकोट सिर्फ एयर स्ट्राइक मैं कहूं वो एक उपलब्धि है, लेकिन कूटनीतिक जिस तरह से पायलट अभिनंदन जी के मामले में सारी चीजें हुई, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं जी। सबसे पहले ये जो एक मिग-21 और F-16 के साथ जी। 1-1 मुकाबला हुआ जी और लोग हैरान हो गए क्योंकि F-16 तो गिराया था। अभी पाकिस्तान तो खैर डिनाई करता है, बोलता नहीं हमारा कोई F-16 गिरा नहीं है, लेकिन उस समय की जो न्यूज़ रिपोर्ट जो मैं पढ़ रहा था, पाकिस्तान ने साफ कह दिया कि 2 पायलट उनके कब्जे में हैं, एक की डेथ हो गई और दूसरा उन्होंने कैप्चर किया है। जी तो क्या हुआ था कि जो F-16 का पायलट था वो मर गया था और वो समझ रहे थे उस समय पर कि ये जो है ये इंडिया का पायलट है। मिग में तो एक ही पायलट होता है। तो ये जो उपलब्धि ये अमेरिका भी थोड़ा सा इसमें झिझक गया था कि एक मिग-21 F-16 को कैसे गिरा सकता है। जी। लेकिन ये याद रखना ये अपग्रेडेड मिग था, ऐसी बात नहीं है। जी ठीक है, तो उसमें जो एडवांस्ड एवियोनिक्स वगैरह थी और वो काबिलियत थी उसमें। लेकिन दूसरी बात क्या हुई कि अभी अभिनंदन एक प्रिजनर हो गया, प्रिजनर ऑफ वॉर कह सकते हैं, और भारत की तरफ से पॉलिटिकल मैसेज चले गए कि अभिनंदन को आप वापस करोगे। ये अगर आप उनके उस समय पर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो उनकी पार्लियामेंट में जिस प्रकार से चर्चा हो रही थी, वो घबरा गए थे और उन्होंने तो साफ कह दिया है कि अभिनंदन को वापस भेज दो, नहीं तो भारत के साथ युद्ध हो जाएगा। एक तरफ से पूरे भारत में, ये सिर्फ पॉलिटिकल की बात नहीं है, पूरे भारत में एक गुस्सा सा था। ये एक नेशनल मूवमेंट सा बन गया था कि अभिनंदन को वापस भेजो जी, और पाकिस्तान को फिर मानना पड़ा। तो ये मैं समझता हूँ एक तो पॉलिटिकल विल थी और दूसरा एक नेशनल विल थी, जो लोगों के ऊपर वो जो गुस्सा एकदम उठ पड़ा था। और खैर फिर तो अभिनंदन, और जिस प्रकार से वीडियो दिखाए, जिस प्रकार सबसे अच्छा लगता है जिस प्रकार से एक हमारे एयरफोर्स ऑफिसर ने, अभिनंदन ने जिस प्रकार से डील किया है पाकिस्तानी जब कब्जे में था जी, ये एक बहुत ही बहादुरी का और एक बहुत जो कहते हैं ना जो ऑफिसर जो शेर दिल का है, ये उस प्रकार का दिखाया जी। और मेरे ख्याल से जब भी मैंने भी वो वीडियो देखा, मुझे तो बहुत ये एक फीलिंग आई कि गर्व हुआ कि हम भारतीय हैं जी। तो इस प्रकार की फीलिंग ये सिर्फ मेरे दिल में नहीं आई, मैं समझता हूँ पूरे देश में आ गई जी। और पाकिस्तान को फिर वो वापस करना पड़ा। बिल्कुल हुड्डा साहब, ये भी एक बहुत बड़ा उपलब्धि मैं कहूंगा कूटनीतिक लिहाज से जो भारत की रही बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान की, जिस तरह से पायलट अभिनंदन को ससम्मान वापस भारत भेजा गया और जिस तरह की मैसेजिंग की गई है, उसको आप कूटनीतिक लिहाज से कैसे देखते हैं? क्योंकि हमारे पायलट ने एक अपना पराक्रम दिखाया, हमारी भारतीय वायु सेना ने अपना पराक्रम दिखाया, लेकिन हमारा पायलट पाकिस्तान में घुस के मारता है और पाकिस्तान उसको वापस ससम्मान करता है। इसके क्या मायने हैं? क्योंकि ये नए भारत की उभरती हुई शक्ति है। देखिए, जब आप अपना मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हमने अपना एयर पावर इस्तेमाल की थी और अपनी एयरफोर्स को भेजा था बालाकोट के ऊपर बॉम्बिंग करने के लिए, तो ये हो सकता है कि मामला यहाँ से एस्केलेट हो जी। इसके लिए तैयारी करनी जरूरी है, और लेकिन एक बार ये हो गया तो वो मैसेज भेजना जरूरी है कि हम एस्केलेशन के लिए तैयार हैं। और इसी से हम, जैसे आप बोलेंगे कि अपनी विल दुश्मन के ऊपर इम्पोज कैसे कराई जाए, हम दुश्मन के ऊपर हावी कैसे हों,
जी और ये दिखाकर, ये बताकर कि जो हम आपको बोल रहे हैं वो आपको करना पड़ेगा, और अगर नहीं करोगे तो इसकी कॉस्ट और हाई होगी। और यही मैसेज जब अभिनंदन कैप्चर हो गए थे, यही मैसेज इंडिया ने भेजा था कि हम, अगर आप उसको वापस नहीं करोगे तो हम इस मामले को और बढ़ाकर लेके जाएंगे, और अगर आप ये करना चाहते हो तो ठीक है, मैदान में आ जाइए। तो इस तरह की, जिस तरह से हमने फोर्स किया अभिनंदन को वापस उनको भेजने के लिए, ये भी एक, मतलब मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा स्ट्रांग मैसेज है। और इन हालातों में जीत किसकी होती है? जैसे मैंने बोला, जीत उसी की होती है जो अपनी विल दूसरे के ऊपर इम्पोज कर सकता है। और ये जो अभिनंदन का जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, वो जी यही प्रूव करता है कि जी अल्टीमेटली पाकिस्तान हैड टू बैक डाउन एंड इंडिया केम आउट सुपीरियर। जी हुड्डा साहब, अगर मैं बात आत्मनिर्भर भारत की करूं तो रक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत की आप देख रहे हैं, जिस तरह की नीतियां उभर के सामने आ रही हैं, आप कैसे इसको देखते हैं? और आज जिस तरह का दुनिया में एक वर्ल्ड ऑर्डर उभर के सामने आ रहा है, आप इसमें कैसे देखते हैं भारत की जो रक्षा तैयारियां हैं उनको? देखिए, रक्षा तैयारियां तो अच्छी हैं, कैपेबिलिटी बिल्डिंग जी हो रहा है। हम ये बोल सकते हैं कि मतलब और बजट होगा तो और कैपेबिलिटी हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये सब मानते हैं कि जो इंडियन मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो अभी बहुत स्ट्रांग है। और इंडिया की पोजीशन आप इस तरह से देखिए कि कौन कौन सी ऐसे बड़े पावर हैं, बड़े देश हैं जो इंडिया को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, जी जो इंडिया का सपोर्ट चाहते हैं। और आप देखिए, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो रशिया हो, सब चाहते हैं चाइना को छोड़कर, क्योंकि चाइना और इंडिया का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है। बट जैसे बोलते हैं, इंडिया इज अ स्विंग स्टेट, कि जी जिस तरफ इंडिया स्विंग करेगा वो कोalition या वो अलायंस या वो ग्रुप भारी हो जाएगा। तो इसमें इंडिया की डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक पावर और मिलिट्री कैपेबिलिटी सब शामिल होकर आप देखिए कि इंडिया हैज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल प्लेस। मिलिट्री कैपेबिलिटी की हालत से देखें, डिप्लोमेटिक prowess देखें, या इकोनॉमिक पोटेंशियल देखें, जी तो इंडिया टुडे इज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। जी अनिल जी, ये सवाल मैं मुद्दा इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि कुछ समय पहले तक मैं देश की रक्षा के मामले को किसी राजनीति में ले जाना, ये करना नहीं चाहता, न उसको चर्चा में लाना चाहता हूं, लेकिन फिर भी एक ऐसा छवि बनी थी देश की कि कोई भी फैसला लेते समय सरकार हिचकती है। लेकिन ये हिचक जो थी वो दूर हुई। हमारी सैन्य ताकत बढ़े, इस संदर्भ में जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, आप कैसे देख रहे हैं इन सब चीजों को? क्योंकि बालाकोट के कई संदेश हैं। जी हाँ, तो ऐसा है कि जो फॉरेन पॉलिसी के मामले में और भी जो डील करते हैं हम डिफरेंट कंट्रीज में, इसमें काफ़ी डिसीजंस लिए जाते हैं। तो उसमें अगर आप मिलिटरीली स्ट्रांग होंगे, जी अगर आपकी डिफरेंस वैल्यू हाई है, मिलिटरीली स्ट्रांग है, तो आपकी जो बात है वो ज़्यादा मायने रखेगी, वो सुनी जाती है। जैसे जनरल हुड्डा ने बताया कि हाँ भाई, इंडिया को अभी सभी अपनी तरफ रखना चाहते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मिलिट्री पावर जो है वो हाई हो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका मिलिट्री डिटरेंस वैल्यू और कैपेबिलिटी हाई होगी, तो आप अपने ग्रोथ वगैरह पे ध्यान दे सकते हैं। तो तीसरी चीज़, आपने आत्मनिर्भरता के बारे में बोला। जी तो अब अगर आप दुनिया में कोई भी वर्ल्ड पावर देखिए, उसमें एक चीज़ कॉमन है कि उनके पास अपनी डिफेंस इंडस्ट्री है जो कि बहुत बढ़िया है। वो अपने हथियार, अपने प्लेटफ़ॉर्म्स, अपने सिस्टम खुद बनाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप दूसरे लोगों पे निर्भर रहेंगे, तब तक आप लोग उनके कंट्रोल में रहेंगे, क्योंकि उन पे डिपेंडेबल रहेंगे। तो आत्मनिर्भरता जो है वो बहुत ज़रूरी है, और इसमें हमको अभी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। और जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं, 15-20 इनिशिएटिव्स, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए उसको हमको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हमारी जो इंडस्ट्री है, डिफेंस इंडस्ट्री है, आर&डी इंडस्ट्री है, आर&डी कैपेबिलिटी है, ये आगे चल के बढ़े और हम आत्मनिर्भर हो जाएं डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में भी। तब जाके हमारा ट्रू पावर
जो है बढ़ेगा और हम दूसरों पे डिपेंडेबल नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल। ध्रुव कटोच साहब, अगर मैं आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा हूं तो आत्मनिर्भर भारत केवल रक्षा संसाधनों की दृष्टि से नहीं, हथियारों की दृष्टि से नहीं, क्योंकि दुनिया में जिस तरह की उथल पुथल मची हुई है, जिस तरह से हम अफगानिस्तान में हमने जो कुछ देखा और जो कुछ हो रहा है दुनिया में, उससे अगर हम देख रहे हैं तो उसमें एक आत्मनिर्भर भारत का संदेश ये भी है कि अपनी लड़ाई आपको स्वयं लड़नी पड़ेगी। बालाकोट का संदेश एक ये भी है कि आतंकवाद की लड़ाई आपको ही लड़नी पड़ेगी, किसी दूसरे देश के भरोसे के नहीं लड़ पाएंगे। इसका संदेश ये भी है। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब भी युद्ध होती है, अभी आप यूक्रेन में देख रहे हैं क्या हो रहा है जी, तो यूक्रेन के साथ कौन है, अभी कौन आया मैदान में? तो जहाँ तक भारत की बात है, जो भारत की लड़ाई अगर फ़र्ज़ करो कुछ ईस्टर्न लद्दाख में हो जाता है तो ये लड़ाई भारत की है। और ये मैं बार बार बोलता हूँ, जो हमारी लड़ाई है कोई और देश इसमें नहीं आने वाला है। ये हमारी लड़ाई है और हमारे पास ये काबिलियत है कि हम इस लड़ाई को लड़ें और जीतेंगे। जी, तो ये भी एक तरफ से मैसेज जाती है। और इससे पहले जो बात की गई डिफेंस प्रोडक्शन की, इसके ऊपर अभी काफ़ी जोर हो रहा है। लेकिन एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि डिफेंस के मामले में जब हम इस प्रकार की जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी की बात करते हैं तो जो लीड टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो मुझे तो पूरा यकीन है कि अगर आप अगले 5 साल में देखेंगे तो जो हमारी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है खुद के अपने हथियार बनाने की, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हथियार, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जिस प्रकार से जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, ये मुझे लगता है ये एक सही रास्ता है। जी, और बिल्कुल बालाकोट एयर स्ट्राइक का भी यही संदेश था कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए हर जो जरूरी कदम होगा उसको उठाएगा। हुड्डा साहब, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और ध्रुव कटोच साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।